नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो ये क्लास यूपी पुलिस के लिए परीक्षा बूस्टर के नाम से चलाई जा रही है, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आज का क्वेश्चन दोस्तों है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में हुई थी, उसका पेपर है जो एग्ज़ाम डेट 19/6/2018 में पहले शिफ्ट में हुआ था। ये पेपर हम आज लोग देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी जितने भी पेपर हो चुके हैं 20 के और 23 के, तो वो सारे पेपर मैंने करवा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से आज मैं आपके 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट का करवाऊंगा। इसी प्रकार जितने भी यूपी में पेपर हुए हैं ये सारे पेपर मैं करवाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जाम डेट भी आ चुकी है आपकी, और आप लोग अच्छे से इन सारे पेपरों को देख लीजिए, क्योंकि इससे अक्सर पेपर में इन आए हुए क्वेश्चनों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेद कहा जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका होगा जो है ये चेद कहा जाता है बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड को चेद कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बांटा गया है। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद शामिल हैं। 16 महाजनपद जो थे उसमें से 8 यूपी के हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका काशी हुआ, आपका काशी की राजधानी कौन थी? आधुनिक क्षेत्र थी। और दूसरा आपका वत्स प्यारे दोस्तों, वत्स की राजधानी कौन थी? वत्स की, या आप काशी की राजधानी यहाँ देख लेते हैं। काशी की राजधानी आपकी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, जो कि वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। और वत्स कौशाम्बी दोस्तों, वत्स कौन है आपकी? कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। अगला है आपका कौशल दोस्तों, अगला है आपका कौशल दोस्तों। कौशल ये इसकी राजधानी दोस्तों श्रावस्ती थी प्यारे दोस्तों, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। मल्ल कुशीनारा, मल्ल की राजधानी दोस्तों क्या थी? कुशीनारा थी। और चेद की राजधानी इसी प्रकार से दोस्तों, चेद की राजधानी आपकी सुक्तिमती थी। और कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक थी दोस्तों, कंबोज की राजधानी हाटक थी। और सूरसेन की राजधानी मथुरा, और पंचाल की राजधानी अहिछत्र। तो ये आपके 8 महाजनपद हैं। फिर से देख लीजिए, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनारा, चेद, सुक्तिमती, कंबोज, हाटक और सूरसेन, मथुरा और पंचाल, अहिछत्र। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला, मौर्य राजवंश की अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? ये आपका बृहदर्थ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ थे प्यारे दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की है, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। किसने किया था इसकी हत्या? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी, और मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। कौन थे दोस्तों? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्यारे दोस्तों थे, चंद्रगुप्त थे। और इसके प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका संबंध राजनीति से है। चलिए, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर आपका हो जाएगा बृहदर्थ। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो बताइए किस जिले में है? ये आपका दोस्तों गाजीपुर में है। वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? गाजीपुर में है, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की गाजी राजधानी जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो बताइए दोस्तों किसकी स्थापना की थी? कहाँ स्थापना की थी राजा हर्षवर्धन ने? तो कन्नौज में की थी दोस्तों। कहाँ की थी दोस्तों? कन्नौज में ये भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ? कन्नौज में की थी दोस्तों। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने थे। आप ये भी जानते हैं कि हर्ष के कवि कौन थे? बाणभट्ट थे दोस्तों। कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्ष के दरबारी कवि दोस्तों कौन थे? बाणभट्ट दोस्तों थे। इसने रचना कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन ने 3 प्रमुख नाटक लिखे। इनके 3 नाटक प्रमुख हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। पहली आपकी प्रियदर्शिका, पहली आपकी दोस्तों है
प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका दोस्तों। अगली आपकी है रत्नावली, रत्नावली। अगली आपकी है दोस्तों नागानंद, नागानंद। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप लोग दोस्त इसको लिख लेना। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है? प्रियदर्शी, रत्नावली और नागानंद। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध दोस्तों हैं रघुपति सहाय। ये दोस्तों एग्जाम में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, ये पेपर है जस्ट, जितने भी जिस प्रकार से पेपर आता है वो सारे पेपर क्वेश्चन हैं जो 2017 में हुआ था। इसमें करंट के कुछ क्वेश्चनों को मैंने छोड़ दिया है, बाकी आपके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? रघुपति सहाय प्रसिद्ध है दोस्तों। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल ए नगमा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सी है दोस्तों? गुल ए नगमा दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक गुल ए नगमा है। इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1900 दोस्तों कितना 1969 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों? तो बारिश के मौसम में कौन गीत गाए जाते हैं दोस्तों? तो बारिश के मौसम में कजरी, कजरी जो है गीत गाया जाता है उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में महिलाओं द्वारा प्रमुखता तो कजरी गीत गाया ही जाता है, और कजरी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये कहाँ पे दोस्तों? मिर्ज़ापुर में दोस्तों, मिर्ज़ापुर में बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा दोस्तों बरहा देखिए, बिरहा देख लीजिए। बिरहा दोस्तों प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना, कहानी या लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है कौन? बिरहा में दोस्तों। और अगला क्या है आपका? रसिया, रसिया देख लीजिए दोस्तों। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान श्री कृष्ण की उपासना से होता है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण उपासना से होता है रसिया। अगला आपका चैती, चैती, चैती दोस्तों लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत डाट के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। ये दोस्तों कहाँ किया जाता है? ये दोस्तों है आपका वारिस अली शाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वारिस अली शाह दोस्तों। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक जो है उर्स के अवसर पर, और हम देख सकते हैं कि कैलेंडर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में जो है जो देवा शरीफ का मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जामों में बन जाता है। तो ये आपका जो है यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो है कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलिए ये कौन सा राज्य है आपका? ये आपका है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य, जो कि भारत का तमिलनाडु राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण विधि का बनना आवश्यक कर दिया गया है। कहाँ? तमिलनाडु में कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही भी होती है। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको दोस्तों कहते हैं दहिया। मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया दोस्तों बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। दहिया कहते हैं या फिर इसको बेवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेवर भी बोलते हैं। झूम कृषि में जंगली झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि की जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती है तब उसे त्याग कर अन्य प्रक्रिया दोहराई जाती है। खेती की यही पद्धति मृदा की उर्वरा शक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये पेंडा आंध्र प्रदेश, पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, और रोका ब्राज़ील में। दोस्तों झूम खेती को पेंडा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। अगला दोस्तों रोका, रोका दोस्तों ब्राज़ील में, ब्राज़ील में बोली जाती है, ब्राज़ील में कही जाती है, और कुरुवा झारखंड में दोस्तों।
कुरुआ झारखंड में बोला जाता है झूम खेती को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा किताब ए नवरस। किताब ये नवरस, ये दोस्तों को पुस्तक हिंदू देवताओं या मुस्लिम सूफियों के गुणगान के संबंधित गानों का संग्रहण है। कौन? किताब ए नवरस। इसके अलावा दोस्तों गीत गोविंद की रचना कौन की है? जयदेव ने। दोस्तों किसने? जयदेव ने की है। और बादशाहनामा दोस्तों ये इसकी रचना किसने की है दोस्तों? तो बादशाहनामा की रचना दोस्तों प्यारे दोस्तों की है अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने की थी? लाहौरी ने। दोस्तों किसने की है? ये की है आपका लाहौरी ने की थी। और अगला दोस्तों आपका है किताब ए नवरस। किताब ए नवरस इसकी रचना इब्राहिम आदिल शाह ने की थी। इसकी रचना आदिल शाह ने की थी। और एक और है आपकी मुंतखब उल तवारिज। इसकी रचना दोस्तों किसने की थी? इसकी रचना की थी अब्दुल कादिर बदायूं ने। इसकी थी कादिर बदायूं ने की थी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ... के सम्मान में होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये होता है आलाप होता है। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। किसके समान होता है? आलाप के समान होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ये कौन था दोस्तों? ये दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? कौन से प्रोफेसर थे? ये सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन थे दोस्तों। कब? 1921 में दोस्तों। 1921 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में इनको दोस्तों 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके? भौतिकी क्षेत्र में दोस्तों। भौतिकी क्षेत्र में इनको पुरस्कार भी मिला था। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन्हीं सीवी रमन की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं इनकी उपलब्ध खोज के लिए, सीवी रमन के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ... एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। वो दोस्तों क्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? ये है आपका फावड़ा। पहले बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, देख लीजिए आप लोग। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा आप हाई टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए जो क्वेश्चन आए थे आप उसी माध्यम से तैयारी करते रहिए। और कहीं ना कहीं आपके अगर 38 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपको 10 या 5 क्वेश्चन प्रीवियस सेट से बन ही जाते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं दोस्तों? कौन उत्पन्न होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका आंत्रज्वर बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। आंत्रज्वर या फिर टाइफाइड हम इसको बोल सकते हैं। यह रोग कौन है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन? साल्मोनेला दोस्तों। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार एवं सिरदर्द होता है। कौन? आंत्रज्वर में। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति में प्लीहा तथा आंत्रयोजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को क्लोरोमाइसिटी औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका स्थित है दोस्तों कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1987 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में, जैसा कि आप जान चुके हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो दोस्तों कौन सा है आपका?
आपका जानते हैं आपके पड़ोस में नेपाल है, तो नेपाल ही भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है, जो कि आप लोग जानते हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। कुल कितने हैं उत्तर प्रदेश को? 9 राज्य, दिल्ली सहित दोस्तों कितने? 9 राज्य। 9 राज्य और दिल्ली सहित और स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्य द्वारा, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है इससे 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन कौन से? बिहार की दोस्तों, बिहार की, अगला दोस्तों झारखंड की दोस्तों, अगला है आपका छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की दोस्तों, मध्य प्रदेश की। ये जो है सोनभद्र से इनकी इस सीमाएं जो है स्पर्श करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय है दोस्तों, कहाँ मुख्यालय इसका? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। पहले दोस्तों कहाँ है? ढाका में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? पहले दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून दोस्तों 1997 में हुई थी बिम्स्टेक की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ढाका में है। इसके अलावा दोस्तों जिस दक्षिण एशिया एवं पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, कौन से देश शामिल हैं दोस्तों? बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, म्यांमार है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड, ये 2 इसमें देश शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों बताइए किसको शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों ये जिस समय पेपर हुआ था उसी समय का ये पेपर है, और आप देख लीजिए 23वें जिले के रूप में उस समय किसको शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये है आपका शामली को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा। जो कि उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, जो कि बागपत, हापुड़ और शामली NCR में शामिल होते हैं। NCR में शामिल ही है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? जो कि आपका मेरठ है, मुजफ्फरपुर है, गाजियाबाद है, गौतमपुर नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है, इसमें NCR में शामिल हुए हैं। और NCR में उत्तर प्रदेश, और ये कौन सा है आपका? NCR दोस्तों, NCR। चलिए आगे देखते हैं। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे दोस्तों? तो सर्वप्रथम राजा कौन थे? ये गोपाल थे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसकी राजधानी कौन थी? मुंगेर दोस्तों। राजधानी कौन सी दोस्तों? राजधानी मुंगेर। राजधानी कौन थी? तो मुंगेर राजधानी है दोस्तों। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। कौन था दोस्तों महान शासक? आपका धर्मपाल था दोस्तों। सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर के आ सकता है एग्जाम में। तो जो मैं आपको इसके साथ फैक्ट बताता हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख जरूर लेना। और अगर आप मेरे साथ लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? बताइए उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे रोपड़ खेती के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी पहले दोस्तों सही हो जाएगा। उसे रोपड़ खेती कहते हैं। रोपड़ कृषि में किसी एक फसल विशेष की कृषि की जाती है, जैसे रबड़, कोको, चाय, कहवा, पटसन और कपास। इसमें जो है एक विशेष की कृषि की जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रोपड़ कृषि बोलते हैं। चलिए आगे। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों? तो किसको कहते हैं नीला ग्रह? तो ये आपका है पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है दोस्तों? तो निष्क्रिय गैस कौन सी नहीं है दोस्तों? तो आपका क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है। बाकी आपकी सारी जो क्या है आपकी ये
निष्क्रिय गैस हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी देख लीजिए, क्लोरीन एक सक्रिय गैस है। क्लोरीन क्या है आपकी? क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 शून्य वर्ग के तत्वों हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जेनान तथा रेडान को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। इसके अलावा इनको भी अक्रिय गैस कहते हैं। इन गैसों की प्राप्ति दुर्बल होती है जिसके कारण इन्हें दुर्बल गैस भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? निष्क्रिय गैसों का दूसरा नाम भी आपका दुर्बल गैस कहते हैं। रेडान गैस को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गुलाबी गैंग की स्थापना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ये है दोस्तों आपका सही हो जाएगा संपतपाल देवी। संपतपाल देवी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मुरादाबाद के कार्य हेतु किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसे विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? तो बताइए मुरादाबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा पीतल के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग और देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे मुरादाबाद किसके लिए? पीतल और कलाई बर्तन एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। पीतल और कलाई और बर्तन नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद जो आपकी कांच की चूड़ियों के लिए, फरीदाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग इसको रट लेना। और कन्नौज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्नौज इत्र के लिए दोस्तों, कन्नौज दोस्तों इत्र के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर चाकू के लिए, इसे बोलते नहीं रामपुर चाकू, तो रामपुर चाकू यानी रामपुर चाकू के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? चाकू के लिए पहले दोस्तों प्रसिद्ध है। अगला आपका लखनऊ लकड़ी के खिलौने औषध निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत में अली बंधु और शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था प्यारे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था। इसके अलावा बहुत सारे आंदोलन, इसको भी देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत कायदे से याद कर लेना। एक आंदोलन आपके किताब में आना ही आना है, इसलिए आप लोग आंदोलन जितने भी हैं उनको आप रट डालना और अच्छे प्रकार से उसको देखना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन पहला आपका हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। अगला आपका खिलाफत आंदोलन दोस्तों, खिलाफत आंदोलन ये दोस्तों आप अभी पढ़ चुके हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला दिल्ली चलो आंदोलन, ये सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। दिल्ली चलो आंदोलन इसको किसने किया था? सुभाष चंद्र ने किया था। अगला दोस्तों बहिष्कार आंदोलन, ये बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था दोस्तों, बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली जो आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली चलो आंदोलन ये सुभाष चंद्र बोस, और बहिष्कार आंदोलन बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है, किसका दोस्तों विवरण प्रस्तुत है? तो ये प्रस्तुत है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका विवरण दोस्तों प्रस्तुत है प्यारे दोस्तों। इसके अलावा भाग 3 में देखिए, भाग 3 में क्या क्या आता है? भाग 3 में मूल, इसमें क्या आता है? ये भाग 3 में आता है दोस्तों। मूलभूत अधिकार किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। और इसके अलावा आपका जो है संघ किस में आता है? संघ किस में आता है दोस्तों? आपका जो संघ आता है दोस्तों, संघ किस में आता है? ये आता है दोस्तों 52 से दोस्तों 52 से 151 तक जो संघ इसमें आता है दोस्तों। और दोस्तों अगला है भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या है? भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, जो कि 36 से 51 तक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। काली मिट्टी को भी कहा जाता है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा
काली मिट्टी को रेगुर, फरेल, कपास और मृदा भी कहते हैं। अगला बांगर को क्या कहते हैं दोस्तों? बांगर को हम पुरानी जलोढ़, दोमट और मटियार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरानी को जलोढ़, दोमट और मटियार भी बोलते हैं। और ऊसर को हम क्या बोलते हैं? रेह, मंजर और कल्ल बोलते हैं। और बलुई को हम भ्रूण बोलते हैं। बलुई को क्या बोलते हैं दोस्तों? भ्रूण बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में स्थित है। दोस्तों हम एक वीडियो आपके जितने भी आपके ये आपके संस्थान हैं, इन सारे संस्थान का वीडियो लाऊंगा, जिसमें से आपको एग्जाम में 100% 1 या 2 क्वेश्चन इन संस्थानों से मिलेंगे। आपको इस संस्थान से लाऊंगा, आपके जो है राजधानी और राजधानी से, क्योंकि इतने भी मैंने आपको पेपर करवाया है, सारे पेपरों में आपके संस्थान से एक क्वेश्चन बना है, राजधानी से एक क्वेश्चन बना है, निश्चित ही बना है। तो इससे मैं अलग से मैं टॉपिक करवाऊंगा, उसमें सारे आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आने की संभावना है, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। आप लोग उसको देख लेना, तो आपके 100% ये 2 टॉपिकों से आपके 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलामी से स्वतंत्रता प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। जो कि दोस्तों मानवाधिकार दोस्तों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? ये आपको हुई थी दोस्तों 10 दिसंबर को हुई थी। 10 दिसंबर को 1948 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा की गई थी। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। देखिए, जैसा कि आपका अनुच्छेद 4 में क्या है दोस्तों? तो 4 में गुलामी से स्वतंत्रता है दोस्तों। ये किस में है? ये 4 में है। अगला है आपका अनुच्छेद 16 में है विवाह एवं परिसर का अधिकार। ये किस में है? विवाह एवं परिसर का अधिकार किसमें? परिवार का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 16 में है। अगला दोस्तों निजी संपत्ति का अधिकार इसलिए किसमें है? 17 में है, अनुच्छेद 17 में है। अगला शिक्षा का अधिकार तो आप लोग जानते ही हैं, शिक्षा का अधिकार दोस्तों 26 में है। चलिए, तो 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मापन है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष किसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरी का मापन है। इससे भी क्वेश्चन एक बन जाता है दोस्तों, इकाइयों से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। इसलिए इकाइयों की जितनी भी इकाइयाँ हैं, इसका भी मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा विज्ञान का, जो कि आपको निश्चय ही इनसे एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मानव की आँख का रंग आँख के डॉट में किस में स्थित रंग द्रव्य का निर्भर करता है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर से जगह आइरिस, इसका उत्तर आपका होगा आइरिस। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। क्या होता है? अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसके बीच में एक छेद होता है। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, और अधिक प्रकाश में यह स्वतः सिकुड़ जाता है तथा कम प्रकाश में यह स्वतः फैल जाता है। तो मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य का निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ये मोहनदास करमचंद गांधी हैं इसके लेखक। इसके अलावा और इन्होंने रचना कौन कौन सी की थी? हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया और जगजीवन इसकी अन्य रचनाएं हैं महात्मा गांधी जी की। आप लोग देख लीजिए। अगला आपका हिंद स्वराज, हरिजन, यंग और इंडिया नवजीवन। अगला है आपका गोपाल कृष्ण गोखले की रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? इनकी रचनाएं दोस्तों ये है नेशन, इंपॉर्टेंट रचना है नेशन। अगला है आपका बाल गंगाधर तिलक की जो है केसरी, मराठा, गीता रहस्य, और मौलाना आज़ाद की दोस्तों अल हिलाल, गुब्बारे, खातिर, इंडिया, विंस और फ्रीडम। एक बार फिर देख लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया जगजीवन, और गोपाल कृष्ण गांधी नेशन, और बाल गंगाधर तिलक की केसरी, मराठा, गीता रहस्य, और मौलाना आज़ाद की अल हिलाल, गुब्बारे, खातिर, इंडिया, विंस, फ्रीडम। तो दोस्तों ये आपका 2017 का पेपर है, 2017 का पेपर है जो मैंने आपको करवाया है। इसके अलावा 2-4 पेपर और बचे हैं, मैं सारे पेपर करवा दूंगा, फिर आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम की डेट तय हो चुकी है, तो आप
इस महीने आप पूरा सीरीज जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ अगर आप लोग देख लेंगे तो निश्चय ही आपके जीके के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।